केमिस्ट्री चैप्टर 1 की सेकंड क्लास के अंदर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये जो क्लास होने वाली है ये प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। इस क्लास के अंदर में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले क्लास के अंदर में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला बताए थे जो कि 3 नंबर और 4 नंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज हम वही सभी फार्मूला रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ उसके हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि वो जो फार्मूला है वो आपको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, साथ ही साथ उसका फॉर्मेट क्या होता है आपके आंसर क्वेश्चन को लिखने का, जिससे आपको फुल मार्क्स मिले एग्जाम के अंदर में। वो चीज़ें बताऊँगा और कुछ न्यू टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे ताकि ये जो केमिस्ट्री का क्लास है वो अच्छे से चलते रहे। काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर ये जो क्लास है वो आ रही है। इसका सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताऊँ तो मैं बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इसका और भी रीज़न ये है कि भाई मैं सभी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मुझे काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर मतलब 2027 के लिए मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। नोट्स यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं अपनी खुद की भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज करना थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है। एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा पहले 1-2 जो चैप्टर्स हैं, 1-2 चैप्टर्स जो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए मैंने बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर था उसे कंप्लीट कर लिया है। सो अभी हम केमिस्ट्री का कर लेते हैं, देन फिर फिजिक्स का कर लेंगे। और मैं आपको बता दूँ आपका स्कूल खुलने से पहले 2 से 3 चैप्टर हर सब्जेक्ट का मैं कोशिश करूँगा पूरा का पूरा कंप्लीट करने की, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, रिवाइज़ कर सकें स्कूल के अंदर में और कोचिंग्स के अंदर में। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मोलरता। देखो वैसे तो मैंने आपको क्लास के अंदर में सभी चीज़ें बताई थी, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ करा देता हूँ। मोलरता का यहाँ पर परिभाषा क्या है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कौन से मोल? विलेय पदार्थ का जो मोल है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ था। एम बराबर मैंने बताया हुआ था जी अपॉन में एमएल। मैंने आपको ये बताया हुआ था। अब देखो ये वाला जो फार्मूला है और ये वाला फार्मूला है, दोनों में थोड़ा-सा अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो यहाँ पास 1000 है, यहाँ पास नहीं है। मैंने आपको ये बोला था जब भी क्वेश्चन में हमें जो है एमएल में दिया जाता है वैल्यू, मतलब कि मिलीलीटर में दिया जाता है, तो हम 1000 का गुणा करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, तो आप ट्राई करना अपने जो फार्मूला है उसमें 1000 को पहले से ऐड कर ले ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन बनाने में। बहुत ज़्यादा ईज़ी। इसके बाद यहाँ पर देखोगे आपको वी और एल में अंतर दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ एल और वी में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप लिख सकते हो। वैसे तो मैं एल ही यहाँ पास लिखता हूँ, बट यहाँ पे जब मैं पीडीएफ बना रहा था तो यहाँ पास वी हो चुका था। कोई टेंशन की बात नहीं है। बस यहाँ पर देख लो जी जो है विलेय पदार्थ की ग्रामीय मात्रा है, वी जो है ऐतन है, एल भी ऐतन ही होता है जो कि एमएल में होता है। एम जो है अभी यहाँ पास विलेय पदार्थ का अणु भार होने वाला है। आपको अणु भार निकालना आना चाहिए और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पास है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। आपको कम से कम 20 से 30 यहाँ पास तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद होने चाहिए ताकि आप अणु भार निकाल सकें। मैं आपको बता दूं अणु भार जो होता है वो परमाणु भारों से ही मिलकर बनता है, मतलब बहुत सारे परमाणु भार मिलकर अणु भार बनाता है। तो आपको अणु भार निकालने के लिए परमाणु भार जो है वो पता होना चाहिए। अब चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा अणु भार कैसे निकालना है और कितने भी आपको याद करने होंगे, कैसे कैसे याद करने होंगे। मैक्सिमम आपको यहाँ पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे यहाँ पास क्वेश्चन आपको रीड करना होता है। क्वेश्चन जैसे आप केयरफुली रीड करते हो, फिर आपको क्या करना होता है, दिया है मतलब कि गिवन जो होता है वो आपको देखना होता है। क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया होता है वो आपको अच्छे से देखना होता है। जब फिर हमें वैल्यू मिल जाती है उसके बाद हम लोग फार्मूला इंपोर्ट करते हैं और फिर निकल जाता है। मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री के अंदर में 3 ऐसे चैप्टर है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में आते हैं। फिजिकल मतलब कि मैथ होता है। अब सिंपल सा इसमें क्या होता है, फार्मूला जो होता है उसमें हमें वैल्यू पुट करनी होती है और फिर निकालना होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। आपको बस क्वेश्चन अच्छे से केयरफुली रीड करना है, जो भी वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू फार्मूला में डालना है और फिर आंसर मिल जाता है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पास क्वेश्चन रीड करना है, केयरफुली रीड करना है। क्या है, 4 ग्राम NaOH 250 ml में घुलकर विलयन बनाती है, तो विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पास देखेंगे जो भी वैल्यू दी हुई थी। अब जितने भी गणितीय वैल्यू है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 4 ग्राम है और 250 ml है। अब जैसे कि फार्मूला आप रिवाइज करोगे माइंड में, अब जैसे रिकॉल करोगे आपको फार्मूला कुछ इस तरह से माइंड में मिलेगा जिसमें जी है, एम है और वी है। हमें सबका वैल्यू जो है वो निकालना है। अब जी मतलब कि ग्राम होता है, मैंने आपको बताया हुआ था। सो यहाँ पर 4 ग्राम है तो जी के वैल्यू हमें मिल चुका है। जी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर से मिल चुका है 4। इसके बाद देखो 250 ml है, मैंने आपको बताया हुआ था। एल जो है वो ml में होता है, वी जो है LML में होता है। इसका मतलब में यहाँ पर वी के वैल्यू मिल चुका है 250 ml। इसके बाद हमें एम निकालना है। एम निकालने के लिए अणु भार निकालना होता है, मतलब कि अणु भार को ही एम कहते हैं। अब यहाँ पर जो अणु भार हमें निकालने हैं वो कैसे निकालेंगे, परमाणु भार को मिला के।
अब सबसे पहले हम तत्व देख लेते हैं जिसका हमें अणु भार निकालना है। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल रहा होगा NaOH। अब NaOH में सबसे पहले आपका क्या करना है, पीरियोडिक टेबल ओपन करना है, आवर्त सारणी ओपन करना है और देखना है इनके सभी के अणु भार, परमाणु भार क्या होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब मेरे मुझे याद है, सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो हम निकाल लेते हैं एकदम अच्छे से। NaOH मैंने ले लिया। अब सबसे पहले तो Na देख लेते हैं। Na जिसे हम लोग सोडियम कहते हैं। सोडियम अगर आप आवर्त सारणी खोलते हैं तो वो 11वें नंबर में होता है और उसका जो अणु भार होता है, मतलब परमाणु भार जो होता है, एक का परमाणु भार होता है और बहुत सारे जो होते हैं उनका अणु भार होता है। मतलब सिंगल सिंगल का यहाँ पर परमाणु भार होगा और सभी का मिल जाए तो वो अणु भार होता है। देखो इसका जो परमाणु भार होता है कितना होता है, इसका होता है 23। 11वें नंबर में होता है इसका जो परमाणु भार है वो होता है 23। तो यहाँ पर हम लोग 23 लिख लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, ओ को ऑक्सीजन कहते हैं, ये 8वें नंबर में होता है और इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। जस्ट दुगना होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दुगने से एक दो ज्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पर सोडियम में एक ज्यादा था, बस यहाँ पर ऑक्सीजन में दिखा तो 8 नंबर में है, तो 8 दूनी 16 होता है। इसका यहाँ पर परमाणु भार जो है 16 होता है। देखा जाए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा अवार्य तत्व है जिसका भाई 1 नंबर होता है और उसका जो परमाणु भाग वो भी 1 होता है। तो यहाँ पास 1 कर लेते हैं। जैसे आप इसे 8 करते हो, 8 करने के बाद आपको मिलता है 40। इतना 8 करना तो आपका आता होगा, मैं मानता हूँ। अब 40 यहाँ पास मिल चुका है, इसका मतलब यहाँ पास देखो हमें G का वैल्यू मिल गया, V का वैल्यू मिल गया, M का वैल्यू मिल गया। अब क्या चाहिए, बस हमें फार्मूला चाहिए, पुट कर लेना है, आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम पुट करेंगे, यहाँ पास 4 है, गुणित में हम ले लेते हैं 1000। 1000 मिल गया, बटे में m का वैल्यू हमें निकलते हैं 40 और फिर यहाँ पास कर लेते हैं v है यहाँ पास हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे आप इसे सॉल्व करते हो, 250 को मैं यहाँ पास काटूंगा तो यहाँ पर 4 आएगा। 4 को अगर मैं 40 से काटूँ तो यहाँ पर 10 आता है और यहाँ पास मिल जाता है 4/10। और आपको ये तो पता होगा नीचे में अगर 10 हो, 1000 हो, 100 हो, जितने भी हो, अगर एक के साथ 0 है तो जैसे उससे पलटते हैं हमें मिल जाता है दशमलव में, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पास हमें ऐसा मिलता है। जैसे आप करोगे तो यहाँ पर देखो 1 0 है, सो हमने 1 0 लगा लिया, डॉट लगा दिया, ऊपर में जो संख्या वो लिख देते हैं, तो 0.4 यहाँ पर हमें मिल चुके हैं आंसर। 0.4 इसका आंसर होने वाला है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं। वहां पर लिखा हुआ था सो आपको समझ में नहीं आया होगा, बट मैं ट्राई करता हूँ अच्छे से समझाने की। अब क्वेश्चन सबसे पहले रीड करना होता है। क्वेश्चन देखो यहाँ पास 500 ml है, विलियन में 6 ग्राम यूरिया घुली हो तो विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं जी की। जी यहाँ पास क्या दिया हुआ है, जी मतलब ग्राम, तो यहाँ पास मिल चुका है 6 ग्राम, तो जी का वैल्यू है 6। उसके बाद हम निकाल लेते हैं यहाँ पास एम। एम यहाँ पास निकालने के लिए देखो एम को हम साइड रखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं वी। वी यहाँ पास दिया हुआ है जो कि एम एन में है, मतलब कि 500 यहाँ पास हो गया। अब हमें एम निकालना है, तो एम निकालने से पहले हमें तत्व देखना होता है। यहाँ पास तत्व आपको कहाँ पास दिख रहा है, यहाँ पास तो तत्व नहीं दिख रहा होगा। देखो यार तत्व आपको दिख रहा है जो कि है यूरिया। हाँ जी भैया, यूरिया यहाँ पास एक तत्व होने वाला है, तत्व नहीं बोल सकते इसे, मतलब एक तरह से यहाँ पास अणु होने वाला है। अब ये जो अणु है इसका हमें सूत्र निकालना होगा, तब जाके हम अणु भार निकाल पाएंगे। सूत्र का ये अणु भार होता है, तो यूरिया का सूत्र क्या होता है वो आपको याद करना होगा। वैसे मुझे याद है तो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सूत्र है वो होता है NH2 होता है, वो होता है NH2 होता है। अब जैसे आप इसे सॉल्व करते हो आपको मिलता है, इसका जो अणु भार है वो मिलता है 60। सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, एक से ना NaH2 है, सो यहाँ पर CO NH2 होने, हाँ CO ये होने वाला है। अब जैसे आप सॉल्व करते हो इसका जो अणु भार है वो आपको 60 मिलने वाला है। अब चूंकि हमें यहाँ पास मिल चुका है M भी 60, अब बस वैल्यू में पुट करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। वापस क्या था भैया, ये था हमारा, मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। और फिर जस्ट नीचे में यहाँ पास हमारा क्या था, यहाँ पास M और V था। सो यहाँ पर हम वैल्यू जैसे पुट करेंगे, जी का वैल्यू यहाँ पर 6 है, हम यहाँ पर 1000 ले लेते हैं। 1000 के बाद हम यहाँ पर लेते हैं कौन सा 500, और 500 के बाद यहाँ पर हम लोग 60 ले लेते हैं। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, 500 1000 से पूरा करेंगे तो 2 आएगा। 6 को अगर हम 60 से यहाँ पर क्या करते हैं भाग करते हैं तो हमें मिलता है कितना, मिल जाता है यहाँ पर मिल जाता है 10। और जैसे इसे पलटते हो आपको 0.2 इसका आंसर मिल जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर 0.2 होने वाला है। बहुत ज़्यादा सिंपल था, मैंने आपको बताया कैसे आपको बनाना होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन क्या है, 18 ग्राम प्रति लीटर C6H12O6 वाले विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। C6H12O6 ये क्या होता है, बायोलॉजी वाले तो बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। आप मुझे मैसेज या कमेंट में बता सकते हो। बहुत ज़्यादा सिंपल है, नहीं बनता है सो आप बता देना, मैं अगली क्लास के अंदर में बता दूंगा। इसका अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पर मोललता होने वाली है। मोललता से जस्ट अपोजिट समझो, मोललता होने वाली है। ये क्या होता है, प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या जो है वो मोललता कहलाती है।
मोल लता का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर में क्या होता है, एन बी गुणित में 1000 बटे में डब्ल्यू ए होता है। अब यहाँ पास एन बी क्या होता है, ये होता है मोल होता है, जो कि विलय के मोल होते हैं, और डब्ल्यू ए जो है वो विलायक का द्रव्यमान है। मैं आपको बता दूं, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, रासायनिक विज्ञान के कुछ मूल अवधारणा, जो चैप्टर नंबर 1 था, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि मोल क्या होता है और मोल कैसे निकाला जाता है। मोल जब हम निकालते थे, मोल को ऐसे प्रदर्शित करते थे। मोल निकालने के लिए हम क्या करते थे, द्रव्यमान लेते थे, और द्रव्यमान लेने के बाद हम उससे बटा कर देते थे, किससे भाग करते थे, अणुभार के साथ करते थे। ये वाला होता था मोल का फार्मूला। अब यहाँ भी हमें वही फार्मूला जो है यूज करना होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन बी जो है ये मोल की संख्या है, इसे निकालने के लिए डब्ल्यू बी और एम बी करते हैं। डब्ल्यू बी क्या है, ये विलेय का द्रव्यमान है, और जो एम बी है वो क्या भी है, विलेय का अणुभार है। हम क्या करेंगे, द्रव्यमान लेंगे और अणुभार लेंगे, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को भाग करेंगे, फिर हमें मिल जाएगा उसका मोल। मोल जैसे मिलेगा फिर हम इस वाले वैल्यू में पुट करेंगे और आंसर जो है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना होता है। क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH 500 ग्राम जल में विलय है। इसका मतलब ये है 4 ग्राम जो NaOH है वो 500 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो हम विलयन का मोल लता ज्ञात करना है। सिंपल सा, सबसे पहले देखो 4 ग्राम है तो जी की वैल्यू हमें मिल जाता है 4, लेकिन भाई यहाँ तो जी नहीं होने वाला है, तो जी के जहाँ यहाँ पास क्या होगा, ये जो होने वाला है, इस यहाँ पर जो अणु होने वाला है इसका क्या द्रव्यमान होने वाला है, मतलब कि डब्ल्यू बी होने वाला है। विलय का द्रव्यमान क्या भी है, डब्ल्यू बी, मतलब कि 4 होने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये जो 500 जी है ये क्या होने वाला है, विलायक का द्रव्यमान होने वाला है, मतलब कि ये जो होने वाला है डब्ल्यू ए होने वाला है। अब हमें निकालना है एम बी। एम बी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एम मतलब कि अणुभार होता है। सो इसका अणुभार हमने निकाला हुआ था, कैसे निकाला हुआ था आपको पता है, इसका 23 होता है, इसका 16 होता है, इसका 1 होता है, और इसे टोटल जोड़ा जाए तो 40 होता है। हमने ये भी निकाल लिया। अब जैसे हमें निकाल लिया, मोल हमें निकालना है। मोल बराबर क्या होता था, एम बी यहाँ पर बराबर क्या होता था, डब्ल्यू बी अपॉन में यहाँ पर होता था एम बी। डब्ल्यू बी देखो यहाँ पर 4 है, बटे में एम बी देखते हैं वो है 40। जैसे आप इसे सॉल्व करते हो आपको मिलता है 1 बटे में 10, और जैसे आप इससे पलटते हो आपको मिल जाता है 1.0, 0.1, ये हो जाएगा मोल। अब 0.1 हमें मोल मिल चुका है। अब क्या करेंगे, मेन जो फार्मूला है उसमें हम जाके पुट कर लेंगे। मतलब यहाँ पर देखो इसका बराबर 0.1 होने वाला है, गुणा में 1000 करेंगे। 1000 करने के बाद डब्ल्यू ए जो है उससे भाग करेंगे, डब्ल्यू ए 500 था, सो 500 जैसे यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाता है, और देखा जाए तो 0.2 इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल था जैसे हमने यहाँ पर निकाला। अगला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूंगा होमवर्क के लिए, जो कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, एक लवण का अणुभार जो है 30 है। यहाँ पर अणुभार कुछ बता दिया गया है, मतलब कि लवण जो है वो नहीं बताया गया। यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमें अणुभार नहीं निकालना है। सभी में अणुभार निकाल रहे थे, क्यों, हमें वहाँ पर लवण दिया जाता था, हमें क्या दिया जाता था, अणु दिया जाता था, बट यहाँ पर अणुभार ही दिया है। लवण का नाम यहाँ पर पूछा है क्या, नहीं पूछा है। लवण का नाम नहीं पूछा है, हमें क्या बोला है, एक लवण का अणुभार जो 30 है, लवण के 3 ग्राम 250 जो ग्राम जल में घुले हैं, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, मोल लता ज्ञात करनी है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें अणुभार मिल चुका है। ठीक है, अणुभार मिल चुका है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें मिल चुका है एम बी मिल चुका है। अब देख लेते हैं भैया हमारा डब्ल्यू ए किधर है, डब्ल्यू ए देख लेते हैं। क्यों डब्ल्यू बी हम क्यों नहीं ढूंढ रहे, क्यों, डब्ल्यू बी हम तब ढूंढते हैं जब मोल निकालना होता है। अब डब्ल्यू ए जो है और डब्ल्यू बी देख लेते हैं। डब्ल्यू बी यहाँ पास क्या भैया देख लो 3 ग्राम है, डब्ल्यू बी जो है वो अपना क्या हो जाएगा भैया 3 है, और यहाँ पास जो अणुभार है वो कितना भैया 30 है, और यहाँ पास जो हमें मिल जाता है डब्ल्यू ए जो कि विलायक का द्रव्यमान है वो मिल जाता है 250। हमें सब वैल्यू मिल गया, क्वेश्चन से डाटा मिल गया, गिवन में हमने निकाल लिया। अब हमारा जो फार्मूला है वो देख लेते हैं, पहले निकालते हैं मोल। मोल बराबर क्या होता था भैया, डब्ल्यू बी, ठीक है, डब्ल्यू बी बटे में डब्ल्यू बी बटे में एम बी होता था, तो हम निकालते हैं क्या हो जाएगा 3 बटे में यहाँ हो जाएगा 30। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे सो हमें मिल जाता है 0.1, ये जो 0 है वो मोल हो चुका है। अब हम इसे वैल्यू में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 गुणा में 1000 हम ले लेते हैं। 1000 के बाद यहाँ पास क्या मिला है हमें, डब्ल्यू ए मिला है वो 250 है। जैसे इसे करते हैं तो हमें मिल जाता है 4 और 0.4 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ये अच्छे से आप प्रैक्टिस करें ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम यूरिया घुला हुआ है। यूरिया का सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, NH2 मैंने बताया था, CO, उसके बाद मैंने NH2 लिखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पास देखो ये जो है इसका यहाँ पास जो है द्रव्यमान बताऊँ, मतलब कि अणुभार बताऊँ तो वो होने वाला है 60। तो इसका अणुभार मैंने आपको बता दिया। अब अच्छे से आप निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको मोल निकालना है, फिर आपको वैल्यू पुट करना है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल था। अब अगला टॉपिक जो है वो होने वाला है नॉर्मलता। नॉर्मलता जिसे हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। ग्राम तुल्यांक जिसे हम लोग इक्विवेलेंट कहते हैं, मतलब कि EQ बोलते हैं, ये हमें यहाँ पास जो है मेन चीज होने वाला है इस टॉपिक का। यहाँ पर देखो एन बराबर क्या है, जी बटे में क्या है यहाँ पास
EQ होने वाला है और इसके बाद मैं L भी लिख सकता हूँ और 1000 तो आपको करना ही करना है ताकि ml में आपको यहाँ पर आंसर मिले। अब देखो सिंपल सा, यहाँ पर G क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, ठीक है। EQ है, तुल्यांकी भार है। जो V है जिसे L बोलते हैं वो क्या है, आयतन है। बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, यही सभी चीजें निकालना है और उसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, क्या है FeCl3 का तुल्यांकी भार जो है 53 है। हमें तुल्यांकी भार दे रही है, निकालने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। 53 ग्राम FeCl 500 ग्राम ml विलयन में घुला है, तो विलयन की नॉर्मल हमें ज्ञात करनी है। अब देखो सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा सिंपल, इसमें क्या बोला गया, देखो सबसे पहले तो हमें G का मान निकालना होता है। G जो कि यहाँ पर क्या भैया, देखो G यहाँ पर क्या था, ग्राम था। अब यहाँ पर ग्राम में हमें वैल्यू कहीं मिला है क्या, हाँ जी भैया हमें मिल गया है 53 यहाँ ग्राम में वैल्यू मिल चुका है, वो हमने निकाल लिया। इसके बाद तुल्यांकी भार निकालना होता है जो कि EQ होता है, तो EQ भी यहाँ पर मिला है, वो हमें दिया हुआ था तुल्यांकी भार 53, तो हमने क्या निकाला, ग्राम भी 53 मिल गया, EQ भी 53 मिल गया और हमें यहाँ पर निकालना होता है वे भी यहाँ पर मिला हुआ है जो कि 500 ml है। ml में मतलब LV जो है वो मिल गया और सभी वैल्यू तो हमें मिल गया। अब हम क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है मेन फार्मूला में, फिर हम ऐसा निकालेंगे। हमारा मेन फार्मूला क्या था, मेन फार्मूला था कुछ इस तरह से, n बराबर क्या था भैया, G गुणित में 1000 करते थे हम लोग और फिर बटे में EQ और फिर V कर लेते थे। अब G की वैल्यू हमें मिला है 53 और 53 के बाद हमें यहाँ पास मिलता है 1000 और फिर 1000 के बटे में फिर 53 मिलता है और फिर हमें मिल जाता है यहाँ पास 500। अब जैसे इससे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाता है 2। बहुत ज़्यादा सिंपल, कैसे, यहाँ पर देखो सिंपल, इन दोनों को हम कट कर लेते हैं, सो यहाँ पर 1 हो जाता है। इन दोनों को जैसे हम लोग कट कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाता है और 1 गुणित 2 करेंगे तो 2 आंसर आता है, तो यहाँ पर हमें आंसर जो है 2 मिल जाता है। बहुत ज़्यादा सिंपल था, ऐसे ही आपको सॉल्व करना होता है। अब ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करनी है, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, वैसे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो चुका है। अब अगला जो मेन टॉपिक है वो है मोल प्रभास। सो मोल प्रभास देख लेते हैं, उसके एक क्वेश्चन जो है वो हमें हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, देखो, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभास कहते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था, इसमें 2 सूत्र हमें पढ़ने होते हैं। अब मोल प्रभास को x से डिनोट किया जाता है, सो XB और XA ये 2 फार्मूला होने वाला है। XB जो है वो विलेय का होने वाला है, x जो A है वो हमारा विलायक का होने वाला है। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। अब देखो यहाँ पर विलेय के मोल प्रभास निकालना है, तो XB बराबर हम क्या करेंगे, NB बटे में Na प्लस NB कर लेंगे। सेम अगर XB A का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, Na और फिर Na प्लस में NB कर लेंगे। N क्या है, मोलों की संख्या होने वाली है, ये विलायक की मोलों की संख्या, ये विलेय की मोलों की संख्या। अब हमें यहाँ पर निकालना है मोलों की संख्या। मोलों को निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम निकालते थे द्रव्यमान बटे में अणु भार निकालते थे। मतलब हम क्या करते थे, N बराबर में क्या करते थे, WA और उसके बाद WMBA ले लेते थे, ठीक है। ये हमें निकालना होता है, ये सिंपल सूत्र था जिससे हमें मोल निकालना है। मोल निकालने के बाद इसे पुट कर लेंगे, ऐसा मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन यहाँ पास बोलता है 60 ग्राम यूरिया जो है 90 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो यूरिया का मोल प्रभाव में ज्ञात करना है। अब देखोगे तो यहाँ पास 2 चीजें हमें मिलती है, सबसे पहले यूरिया, दूसरा जल। बड़ा कि 2 यहाँ पर हमें चीज मिल चुकी है, 2 अणु मिल चुके हैं, 2 लवण मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों के यहाँ पास मोल निकालेंगे। दोनों का मोल निकालना है, क्यों निकालना है मोल, क्योंकि यहाँ पास ध्यान से देखो, हम यहाँ पास Na जो कि विलेय, जो कि यह भी है विलायक का मोल है, और Nb जो कि विलेय का मोल है, मतलब कि दोनों के मोल हमें चाहिए होंगे तब जाके हम पूरा निकाल पाएंगे। तो हम दोनों के मोल पहले निकालेंगे, दोनों का मोल निकालने के बाद जिसका भी मोल प्रभाव पूछा है बस उसकी वैल्यू डाल के हम निकाल लेंगे। अगर दोनों का पूछा है तो दोनों निकाल लेंगे, 2 फार्मूला यूज होगा। बट यहाँ पर देखो यूरिया का मोल प्रभाव करना है, यूरिया यहाँ पर देखा जाए तो हम यहाँ पर लेते हैं, मान लेते हैं इसे Nb, इसे NB मान लेते हैं। इसका मतलब NB का फार्मूला हम लगाएंगे, NB मतलब कि XB वाला जो फार्मूला था वो क्या था भैया, NB बटे में Na प्लस में NB, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमें Na और NB में निकालना होगा। अब Na हमने क्या बोला भैया, यहाँ पर देखो NB हमने मान लिया क्या, यूरिया है, तो A जो है वो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। सो जैसे आपको पता है जल का सूत्र क्या होता है, H2 होता है, H2O होता है। अब जैसे इसका वो निकालते हो, अणु भार निकालते हो, क्या होता है, H का क्या होता है, 1 होता है। सो 1 मैंने लिख लिया, गुणा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में ये आता है 8, तो इसका कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। सो इसका जैसे करोगे तो 18 हो जाता है। और इसका तो मैंने आपको बताया होता है यूरिया का कितना होता है, 60 होता है। सो हमें मिल चुका है यहाँ पर उसका अणु मतलब परमाणु भार मिल चुका है। परमाणु भार मिलने के बाद हम क्या करते हैं, द्रव्यमान देखते हैं। द्रव्यमान यहाँ पर दिया हुआ है 60 ग्राम है, इसका 90 ग्राम है, तो यहाँ पर 60 ग्राम है तो 60 यहाँ पर ले लेते हैं। भाग में हम क्या करेंगे, इसका भी 60 था, तो यहाँ पर जैसे कट करते हैं तो 1 मोल हमें मिल जाता है, किसका, यूरिया का मिल जाता है। वहीं इसका 90 है, सो 90 बटे में हम 18 करेंगे, तो यहाँ पर जैसे आपको बताया 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है। सो यहाँ पर 5 मोल मिल जाता है। सो हमें मोल मिल चुका है, किसका, जल का मोल मिल चुका है 5 मोल, यूरिया का मिल चुका है 1 मोल, दोनों का मोल मिल चुका है। फार्मूला में पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। हमें यूरिया का निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं और जैसे इसका पुट करते हैं मान, हमें मिल जाता है
6 यहाँ पर आंसर मिल जाता है। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, नहीं बनता है सो आप मुझे शेयर करना, मैं इसका आंसर से बताऊंगा, अच्छे से सॉल्व करेंगे हम इसे। अब इसका न्यू टॉपिक देते हैं जो कि हेनरी का नियम होने वाला है। हेनरी का नियम क्या बोलता है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, बाकी मेरा जो हेनरी का नोट्स है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप जो है दोनों के अंदर में। अब देखो यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम क्या बोलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। हेनरी का नियम बोलता है स्थिर ताप पर विलेय गैस का जो द्रव्यमान है गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब स्थिर ताप पर, जो स्थिर ताप होता है एकदम जो स्थिर होता है, जो हिलता उलता नहीं है, स्थिर ताप पर जो विलेय का जो गैस का द्रव्यमान है वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती आपको पता होगा, जैसे एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटता है तो दूसरा घटेगा, वही वाला है। तो यहाँ पर देखो अगर हम मान लेते हैं गैस का जो द्रव्यमान है वो एम होता है और गैस का जो दाब है वो पी होता है, तो दोनों का समानुपाती मतलब कि एम समानुपाती पी होगा। और जैसे समानुपाती हटाते हैं एक नियतांक आता है, स्थिरांक आता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंक जैसे हम करेंगे तो के हम ले लेते हैं और ये जो के है वो एक स्थिरांक होने वाला है जिसे हम लोग हेनरी नियतांक कहते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं एच के भी ले लेते हैं या के एच भी ले लेते हैं, जो भी आपको लेना है, या सिंगल के भी ले सकते हो। तो ये था हमारा हेनरी का नियम जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका डेरिवेशन भी होता है जो कि हम शायद ही करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन करेंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा अपना क्लास, ठीक है। वैसे इसका देखा जाए तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है ताकि आप अच्छे से समझ सकें कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे ये काम आने वाला है, बट एग्जाम में ये नहीं आने वाला है क्योंकि बहुत ही कम चांस है इसके एग्जाम में आने का। हाँ, इसके यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा पीवाई की जब हम सॉल्व करेंगे उस टाइम में। अब यहाँ पर देते हैं अणु संख्या गुणधर्म जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है इस क्लास का, इस चैप्टर का, क्लास का नहीं, इस चैप्टर का। देखो मैंने आपको बताया था 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर 4 नंबर के इसको चैप्टर से आने वाले हैं, जिसमें आपको पूछा जाता है मोलरता, मोललता, मोल प्रभाष, नॉर्मलता, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लो ये 3 नंबर में आते हैं तो 4 नंबर में क्या आएगा, 4 नंबर में आएगा ये टॉपिक्स। क्या बोलता है, अणु संख्या धर्म क्या है, ऐसे गुणधर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, मतलब कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। इसके 4 मुख्य प्रकार है। सबसे पहले वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, कथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, पराशरण दाब। ये जो टॉपिक है ना भाई, ये 4 नंबर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसके डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं। देखो इसका डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन है, और ये वाला तो भाई मतलब 4 नंबर के लिए एकदम मतलब चुनिंदा टॉपिक है। मतलब बोला जाए तो भाई ऐसा है ना 100% पूछा जाएगा ऐसे है। तो ये 4 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आने वाला है जिसका डेरिवेशन आएगा, और डेरिवेशन मैं आपको क्लास में नहीं कराऊंगा, ठीक है। डेरिवेशन मैं आपको क्लास में नहीं कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा, इसके फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, थ्योरी में आपको बताऊंगा, लेकिन डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। डेरिवेशन हम कब करेंगे, डेरिवेशन हम करेंगे पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम, क्योंकि अगर मैं अभी कराऊं तो भाई मैं 100% बता रहा हूँ, दावा के साथ बता रहा हूँ, आपको यह बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, याद नहीं होगा, समझ में आएगा भी तो, क्योंकि बहुत लंबा डेरिवेशन है। भाई मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसका नोट सेंड कर दूंगा, आप खुद ही पढ़ के देखना, समझ आता है तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ बस मैं आपको बताऊँ, अभी पढ़ना एक तरह से बेवकूफ़ी की काम है, बस आपको थ्योरी और फार्मूला जो है अभी पढ़ना चाहिए। बाकी जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उस टाइम में मैं आपको अच्छे से न्यूमेरिकल जो है वो समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इसके बाद यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ वाष्प दाब क्या है। यहाँ पर हमने वाष्प दाब का जिक्र किया होता, सो वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब जो लगाया हुआ दाब होता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। जैसे आप अच्छे से सोचना, आपने यहाँ पर क्या किया, एक गैस ले लेते हैं, गैस लेने के बाद उसमें बर्तन में पानी डाल के उसे ढक देते हैं, और जैसे उसे चालू करते हैं क्या होता है, पानी जो है वो बनना स्टार्ट होता है, और उसमें का जो दाब है मतलब वाष्प जो है, जो गैस होने वाला है, वो ऊपर की तरफ क्या है दाब लगाएगा, वो एक तरह से प्रेशर लगाएगा, और उसके कारण जो ऊपर में पसीना छूटता है, समझो जो पानी पर नहीं निकलता है ना, वो जो होता है वही यहाँ पर दाब का सबूत होता है। तो इसी को वाष्प दाब कहते हैं। क्या होता है, निश्चित ताप पर किसी द्रव की सतह के ऊपर उस द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित वाष्प द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको ये अच्छे से रीड करने हैं, अच्छे से आपको ये नोट करने हैं अपने नोट्स के अंदर में। सो यहाँ पर ये क्लास यहीं पर था। सो यहाँ पर सब क्या है, सबसे पहले बात हमने क्या किया, हमने रिवाइज किया सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो हमने फार्मूला थे वो जी हमने यहाँ पर रिवाइज की। रिवाइज करने के बाद हमने क्या किया, रिवाइज करने के बाद हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद 2 यहाँ पर न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट किया जो कि क्या था, हेनरी का नियम था, और यहाँ पर अपना पराशरण दाब था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हम अगली वीडियो में क्या करने वाले हैं। देखो हम यहाँ पर अगले वीडियो में ये जो चारों टॉपिक है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ये चारों टॉपिक की हम लोग क्या करेंगे, सिद्धांत देखेंगे, साथ ही हम इसके फार्मूला देखेंगे, डेरिवेशन अभी नहीं देखने वाले हैं, और आपको अभी रहने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल में कराया जाता है, कोचिंग में कराया जाता है, सो आप कर सकते हो। बाकी मैं बोलूँगा अभी मत कीजिए, क्योंकि भाई देखो इन चीज़ों को करना मतलब ज्ञान बटोरना इन चीज़ों का
मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी समझदारी की बात होगी। क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, बट ऐसा है कि डेरिवेशन आपके काम ज़्यादा नहीं आने वाला है। जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, बस वही आपको करना चाहिए। ये आएगा, मैं मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो हम इसे अच्छे से डिटेल में देखेंगे। बट अभी नहीं, क्योंकि आपका जो माइंड है इस लेवल में अभी नहीं पहुँचा है। भले ये पहले चैप्टर में है, मुझे लगता है ये पहले चैप्टर में नहीं देना चाहिए, बट हाँ, देखते हैं जब भी हम स्टार्ट करेंगे वो चीज़ें। मैं यहाँ बस कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में हम ये चारों टॉपिक को देखने वाले हैं। सो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सभी नोट्स बनाते रहिए। फिजिक्स का भी क्लास कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हम इससे अच्छे से पढ़ते जाते हैं। और बायोलॉजी भी स्टार्ट होने वाला है, दूसरा जो चैप्टर है वो भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक और स्पेशल वीडियो आने वाला है, शायद मैंने जिक्र नहीं किया होगा इस वीडियो में। सो मैं आपको बता दूं, अगर जिक्र किया भी है तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मैं आपको बता दूं, एक ऐसा वीडियो आने वाला है जिसमें कंप्लीट रोड मैप आपको दूंगा क्लास 12 का, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर एक चीज़ उस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।